हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसा कि इसके नाम में ही है द्विघात, यानी कि दो घात। ठीक है, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर की घात दो हो। चर क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड, ये सब चर हैं। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात दो हो उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसे द्विघात का मानक समीकरण भी कहते हैं। इसमें जो ए बी सी हैं ये वास्तविक संख्या है, यानी कोई भी संख्याएं हो सकती हैं ए बी सी, बट ध्यान रहे कि ए 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यदि ए 0 होगा तो ए का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर वाला पद भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब घात दो ही नहीं रहेगी, यानी स्क्वायर ही नहीं रहेगा, तो फिर वो द्विघात समीकरण कैसे कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए ए का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखें, कोई भी समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दी हुई है, ऐसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें लिखा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला वाला देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3। क्या ये द्विघात समीकरण है? देखो कैसे पता चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करें तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2x आ गया। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे जब x माइनस 3 में, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का जब 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ तो पहले ही एक्स स्क्वायर वाला पद है। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वायर वाला पद है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहले गुणा करना पड़ेगा x का x में। यहाँ पर x का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में होगा तो ये x हो जाएगा, फिर माइनस 2 का x में होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, फिर माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह बराबर में मल्टीप्लाई करिए तो x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3x आ गया, फिर माइनस 1 का x मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x हो गया, और माइनस 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3। अब देखिए, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला कोई पद ही नहीं बचा है। तो जब एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया द्विघात समीकरण कब होगी, जब उसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद होगा। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ भी यदि मल्टीप्लाई करें तो देखिए x का 2x मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर x का 1 में होगा तो प्लस x आ जाएगा, फिर 3 का 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 6x हो जाएगा, फिर 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3, बराबर में यहाँ x का x में गुणा करिए तो ये x स्क्वायर हो गया, और फिर x का 5 में कर दीजिए तो प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। अगर एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तब भी एक एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पर बचेगा, और एक्स स्क्वायर का पद बच रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, यानी कि 4th वाला द्विघात समीकरण है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स स्क्वायर को अगर इस तरफ ले आए तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक पद बचेगा, तो यानी कि ये आपका द्विघात समीकरण होगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो ऐसा ही लिखें। अब बराबर में जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के 4x आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए इस तरफ भी एक्स स्क्वायर वाला पद है और इस तरफ भी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इस पूरे समीकरण में कहीं भी एक्स स्क्वायर का पद नहीं बचा है, इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण वही होते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का पद हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पर 2x का जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब x प्लस 2 का होल क्यूब ओपन करेंगे तो यहाँ भी एक x क्यूब वाला पद आएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 2x क्यूब होगा और यहाँ x क्यूब होगा, तो ये 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस हो जाएगा, फिर भी एक x क्यूब वाला पद बचेगा, ठीक है। और द्विघात समीकरण में 2 से बड़ी घात नहीं होती, केवल एक्स स्क्वायर वाला पद हो सकता है, यानी कि 2 से बड़ी घात आ जाएगी तो फिर वो त्रिघात समीकरण बन जाएगी, क्योंकि उसमें घात 3 है, तो इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगी, इसे हम त्रिघात समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th में देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, 4x स्क्वायर है, x1 और यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब है। अब ध्यान दीजिए एक एक्स क्यूब का पद इस तरफ है और बराबर में जब हम x माइनस 2 का होल क्यूब ओपन करेंगे तब एक एक्स क्यूब यहाँ भी आएगा, तो दोनों तरफ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जब कैंसिल हो जाएगा समीकरण में केवल एक्स स्क्वायर वाला पद ही बचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगी क्योंकि इसमें एक्स क्यूब वाला पद तो कैंसिल हो ही गया है, ठीक है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, अब इस प्रश्न को पढ़कर हमें इससे एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए प्रश्न में लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। आयताकार भूखंड है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर दिया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चौड़ाई को x मान लें, ठीक है, चौड़ाई को हमने यहाँ पर x मान लिया। अब लंबाई क्या होगी, इसके दुगने से एक अधिक, यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 2x प्लस 1, दोगुना करेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा x में, तो 2x, ठीक है, और एक अधिक यानी कि 1 प्लस कर दिया तो 2x प्लस 1 इसकी लंबाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई क्या है यहाँ पर 2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई क्या है यहाँ पर x, और बराबर क्षेत्रफल कितना है 528, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा बराबर 528, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब समझिए यहाँ पर क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रम से आने वाले, जैसे कि देखिए 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इन सभी क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रमागत का अर्थ क्या हो गया, जिसमें एक का अंतर हो उसे क्रमागत संख्या कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई निश्चित तो है नहीं कि कौन सा पूर्णांक होगा, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूर्णांक मान लेंगे x, ठीक है। तो x पहली संख्या होगी और उसके बाद दूसरी जो उसकी क्रमागत संख्या होगी या पूर्णांक होगा वो होगा x प्लस 1, तो यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम यहाँ पर क्या लेंगे, x और x प्लस 1, ये दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार यदि 3 लेना हो तो अगली संख्या हो जाएगी x प्लस 2, फिर से 1 ऐड कर देंगे उसमें,
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो संख्याओं की बात की गई थी, तो इसलिए दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने ले लिए x और x प्लस 1। अब वो कह रहा है इनका गुणनफल 306, तो इनका गुणा कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में 306। ठीक है ना। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस x का 1 में गुणा होगा तो x आ जाएगा और बराबर में 306 हो जाएगा। अगली बात समझ में। तो ये देखिए ये द्विघात समीकरण बन गई। क्लियर। अब देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि यदि हम रोहन की वर्तमान आयु इस समय x मान लें, रोहन की आयु x हो गई, ठीक है ना, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, तो उसकी माँ चूंकि 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी माँ की आयु होगी x प्लस 26। आगे समझ में। तो ये वर्तमान आयु की बात हो रही है। यदि हमने रोहन की आयु x मान ली तो उसकी माँ चूंकि 26 वर्ष बड़ी है तो इसलिए उसकी माँ की आयु हो गई x प्लस 26। ठीक है ना। इसी तरीके से लेकिन सवाल में तो ये दिया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अगर अभी की आयु x है तो 3 साल बाद की आयु क्या होगी, x प्लस 3। ठीक है ना। तो रोहन की 3 साल बाद की आयु कितनी हो गई, x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो यानी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। 26 में 3 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। और वो कह रहा है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। इसका मतलब अगर हम x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 360। आगे समझ में। अब हम इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कर देंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। क्लियर। अब देखिए चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल हमें निकालने के लिए एक द्विघात समीकरण बनानी है, तो हम रेलगाड़ी की चाल को x मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल दो प्रकार से लिखी जाएगी, एक तो x लिखी जाएगी, और चूंकि उसने कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो कम करने के बाद चाल हो जाएगी x माइनस 8। यानी अगर रेलगाड़ी की चाल x है तो कम करने के बाद कितनी होगी, x माइनस 8। ठीक है। दूरी यही रहेगी, दूरी है 480 किलोमीटर। अब चूंकि यहाँ पे समय की बात की जा रही है तो अब देखिए समय कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल, ऐसा कि अभी मैंने बताया था कि x मान लिए और दूरी आपको 480 दी है। अब समय लिखना था तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार से समय निकलेगा। पहला समय t1 होगा जबकि चाल x ले रहे हैं हम लोग। अगर चाल x है तो दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी हो जाएगी 480 और चाल हो जाएगी x, यानी 480 बटे x। लेकिन अभी मैंने बताया था कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम दी जा रही है, तो कम कर देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। दूरी वही रहेगी, तब समय क्या ले लेंगे हम लोग, t2। ठीक है। अब देखिए आगे समय में संबंध भी दिया था सवाल में कि जब चाल कम कर दी है तो समय अधिक लग रहा है। ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ की स्पीड अगर हम कम कर देंगे तो अब उसको पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो अब जो समय लग रहा है वो पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक है, यानी कि t2 का मान t1 के मान से 3 घंटा अधिक है। ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं t2 में से t1 को घटा दूं तो 3 आएगा, क्योंकि t2 का मान t1 से 3 घंटे अधिक है। तो यदि t2 में से t1 घटाते तो कितना आएगा, 3। क्लियर। देखिए t2 में से t1 घटाया तो बराबर कितना हो गया, 3। अब t2 का मान क्या निकाला था हमने, 480 बटे x माइनस 8, और t1 का मान क्या है, 480 बटे x, और बराबर 3। अब यहाँ पर 480 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x बराबर 3। अब यहाँ पर 3 से जब हमने 480 को काटा तो यहाँ पर 160 आ गया। ठीक है। अब इसमें एलसीएम भी ले लिया, तो एलसीएम क्या आया, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आ गया। तो यहाँ x आ गया और यहाँ पे x माइनस 8 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ तो बचेगा 160 गुणे 8 बचेगा,
और यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 160 गुणे 8 यानी कि 1280 हो गया, और जब x का गुणा किया x में तो एक्स स्क्वायर, और x का 8 में किया तो 8x। 1280 को उस साइड ले जाइए तो ये देखिए, तो ये द्विघात समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल सकते हैं, और x क्या था, रेलगाड़ी की चाल, यानी कि इसको सॉल्व करके हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर।